फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है अल्फा। इस फिल्म का ब्रेक डाउन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी लगभग 20,000 साल पहले की, जहां हमें यूरोपीय लोगों को दिखाया जाता है जो कबीले में रहते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। इसी प्रकार के एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम है ताऊ। ताऊ अपने कबीले वालों के साथ सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए शिकार पर निकलता है। उनके सामने जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड होता है और सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। तभी एक जंगली भैंस ताऊ के बेटे केरा की तरफ भागती है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन केरा डर जाता है और भागने लगता है। वह जंगली भैंस उसे अपने सींगों में फंसा लेती है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देती है। ताऊ, जो कबीले का सरदार है, यह देखता है और अपने बेटे को बचाने के लिए भाला फेंकता है। भैंस को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वह केरा को खाई से ऊपर उछाल देती है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां केरा के कबीले को दिखाया जाता है जो सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात केरा की माँ ताऊ से कहती है, केरा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, वह अभी तैयार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। ताऊ जवाब देता है, सर्दियां आने वाली हैं और इस समय सभी शिकार करते हैं। अगर हमने शिकार नहीं किया तो सभी को भूखा रहना पड़ेगा। यह समय है कि केरा खुद को साबित करे। अगली सुबह सभी कबीले वाले शिकार पर निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक पत्थर की स्मारक तक पहुंचते हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक और का कबीला आता है जो इन्हीं की तरह शिकार पर निकला होता है ताकि सर्दियों के लिए खाना जमा कर सके। ये सभी लोग रात वहीं बिताते हैं और अगले दिन अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। उनके कई पूर्वजों ने इस यात्रा में अपनी जान गंवाई है, इसीलिए उनकी याद में यह स्मारक बनाया गया था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे वे भाले से घायल कर देते हैं। ताऊ केरा से कहता है कि इसे मारो, लेकिन केरा जंगली सुअर की जान नहीं लेता। इस पर ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर सुअर को मार देता है। इसके बाद ताऊ केरा से कहता है, तुम इतने कायर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच यह कानून होता है कि हर ताकतवर कमजोर को मारकर जिंदा रहता है। प्रकृति के इस कानून को उस समय इंसान भी मानते हैं। रात के अंधेरे में जब सभी अपने शिकार को खा रहे होते हैं, एक शेर आता है और इनमें से एक लड़के को उठा ले जाता है। अगली सुबह ये लोग उस लड़के की याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जंगलों से गुजरते समय भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात में ये लोग एक गुफा में शरण लेते हैं। यहाँ ताऊ केरा के हाथ पर तारों के कुछ टैटू बनाता है और उसे समझाता है कि ये तारे रात को आकाश में कैसे दिखते हैं और जब तक तुम इनका पीछा करोगे अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल यह एक तरह का नक्शा है जो उनके घर का रास्ता दिखाता है। सुबह होने के बाद ये लोग एक बार फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और अब ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। यहाँ पर वही पल आता है जब एक जंगली भैंस ने केरा को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब केरा को चट्टान से ऊपर उछाला गया था तो वह चट्टान से नीचे गिरने के बजाय चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। तभी वह पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर केरा लटका होता है। केरा चट्टानों से टकराता हुआ चट्टानों के बीच में बने एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केरा के पिता उसे बचाने के लिए जाना चाहते हैं पर उसकी कबीले वाले रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबकी रक्षा करो और हमें सुरक्षित घर ले जाओ। केरा के पिता उन सब की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं और पूरी रात चट्टान के किनारे बैठे अपने बेटे को आवाज देते रहते हैं। अगली सुबह तक जब उनका बेटा नहीं मिलता तो वे सब केरा की याद में एक छोटी सी पत्थर की स्मारक बनाकर अपना शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद केरा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और उसे नोचना शुरू करता है, पर इससे पहले कि वह उसे खाता केरा की आंख खुल जाती है। वह गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। केरा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर उसका पैर जख्मी होता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। नीचे गहरी खाई होती है। कुछ देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है जिससे नीचे पानी भर जाता है और केरा का हाथ छूट जाता है। वह नीचे पानी में गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वह अपने टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधता है
और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उसके नाम का स्मारक बनाया गया है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता और कबीले वालों ने यह मान लिया था कि केरा की मौत हो चुकी है। उस रात वह एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर सो जाता है। अगली सुबह जब वह पानी पीने जाता है, तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। केरा वापस पेड़ की तरफ भागता है। पेड़ के ऊपर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केरा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात भर वह पेड़ पर रुकता है और सुबह उठता है तो देखता है कि सभी भेड़िए जा चुके होते हैं। वहाँ सिर्फ एक जख्मी भेड़िया होता है जिसे उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। केरा अपने चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है। जब वह भेड़िए को मारने जाता है तो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वह उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहां वह पहले अपने कबीले वालों के साथ रुका था। वहां वह भेड़िए के घाव को साफ करता है। अगली सुबह वह बाहर जाता है और अपने पैर के घाव को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। जब केरा पानी पीता है तो भेड़िया भी अपना मुंह खोल लेता है। अब केरा उसे पानी देता है। शुरू में भेड़िया उसे देखकर घबराता है, पर केरा कहता है, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भेड़िया पानी पी लेता है। साथ ही केरा अपनी जान बचाने के लिए जो कीड़े खा रहा होता है वह भेड़िए को भी देता है। धीरे धीरे केरा और भेड़िए के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। ये दोनों ही जख्मी हैं, इसलिए कुछ दिनों तक वहीं गुफा में रहते हैं। एक रात केरा अपने हाथ में तारों को देखते हुए अपने पिता और उन तारों को याद करता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। अगली सुबह वह अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वह उस भेड़िए से कहता है, तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। केरा गुफा से बाहर निकलता है और देखता है कि भेड़िया अल्फा लगातार उसका पीछा कर रहा है। केरा कई बार भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब अल्फा एक जंगली सुअर को देखता है तो वह उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। केरा समझ जाता है कि अल्फा भूखा है, इसीलिए वह अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा अल्फा को दे देता है। यह पहली बार होता है जब अल्फा केरा के हाथ से खाना खाता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जिसे वे दोनों मिलकर खाते हैं। रात को वे दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा केरा को उठाने के लिए उसका मुंह चाटता है। केरा मजाक में कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है। दोनों नदी में नहाते हैं और अल्फा उनके लिए एक मछली पकड़ता है। अब केरा अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। वे दोनों मिलकर शिकार करते हैं और केरा भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, कुछ अन्य भेड़िए वहां आ जाते हैं। अल्फा उनके पास जाता है और केरा समझ जाता है कि वे अल्फा का परिवार है। वह अल्फा से कहता है, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। अगली सुबह केरा अपनी यात्रा पर निकलता है। बर्फ और ठंड बढ़ती जाती है। तभी वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं, जिनमें एक अल्फा भी है। अल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार नहीं खाने देते। केरा अल्फा को पहचान लेता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है और वह झील में गिर जाता है। अल्फा यह देखकर उसकी ओर भागता है और ऊपर से कूदकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। केरा अपने चाकू की मदद से बर्फ तोड़कर ऊपर आ जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं। ठंड से बचने के लिए केरा अपने कपड़े उतार देता है और आग के पास लेट जाता है। उस रात दोनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब केरा अपनी यात्रा पर निकलता है तो उसे एक आदमी दिखता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन पास जाने पर देखता है कि वह आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। केरा उसका धनुष और तीर लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं। केरा और अल्फा अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण लेते हैं, लेकिन वह गुफा एक शेर की होती है। शेर गुफा के अंदर आता है और केरा पर हमला करता है। तभी अल्फा शेर पर कूद पड़ता है। अल्फा और शेर के बीच लड़ाई होती है। केरा अपने धनुष बाण का इस्तेमाल करके शेर को मार देता है। इसके बाद केरा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है और कहता है, तुम भी हमारे जैसे एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अगली सुबह वे एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठंड का सामना करते हुए वे उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो उसके पूर्वजों की याद में बनाया गया था। ये वही जगह थी जहां से केरा ने अपने कबीले के साथ यात्रा शुरू की थी। इस जगह को देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वह सही रास्ते पर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। ठंडी बर्फ में आगे बढ़ते हुए अल्फा अपने घाव के कारण गिर जाता है। केरा उसे अपनी गोद में उठाता है और कुछ दूर चलने के बाद खुद भी बर्फ में गिर जाता है। अब उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची होती। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह एक सपना देखता है। सपने में उसे वह रात याद आती है जब यात्रा पर जाने से पहले उसकी माँ उसके पिता से कहती थी, उसे अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लगता है कि वह हमें छोड़कर चला न जाए। उसके पिता जवाब देते हैं,
तुम जितना उसे कमजोर समझती हो वह उतना कमजोर नहीं है। यह सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने अंदर से सारी हिम्मत जुटाता है और एक बार फिर अल्फा को अपनी गोद में उठा लेता है। लगातार चलता रहता है और कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद उसे अपना कबीला दिखाई देता है। जब वह अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंचता है तो सभी लोग उसकी गोद में अल्फा को देखकर हैरान रह जाते हैं। पहली बार किसी इंसान ने एक जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा के माता पिता उसे देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं। केड़ा कहता है, अल्फा को बचा लीजिए, और इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। जब केड़ा को होश आता है तो वह अपने घर के अंदर होता है। अल्फा भी उसके पास घायल हालत में लेटी होती है। तभी एक औरत अल्फा के एक छोटे बच्चे को उठाकर कहती है, तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। केड़ा को पता चलता है कि अल्फा गर्भवती थी और उसके बच्चे हो चुके हैं। कबीला अल्फा और उसके बच्चों को अपना लेता है। केड़ा अल्फा के पास जाता है और कहता है, अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बाद जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो वे एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ अल्फा के बच्चे भी होते हैं। यह एक नए युग की शुरुआत होती है जहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे होते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।